नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप हैं स्किल टॉक पर। मेरे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जिनसे आज हम बात करने वाले हैं वीएफएक्स की उस दुनिया की जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आज हम परतें कुछ खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ आज हमारे मेहमान का, दीपल दास जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार 20 साल से ज़्यादा आप इस इंडस्ट्री में अपने दे चुके हैं जी। और वॉर हो, पठान हो, धूम 2 हो, धूम 3 हो और ऐसी ढेर सारी फिल्में हैं जिसको देखकर हम सब बोलते हैं वाह यार क्या काम है, क्या ऋतिक रोशन ने छलांग लगाई है। और उसके पीछे असल में आप होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल ये बातें करना तो बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई यहाँ तक पहुँचने की भी और इस काम से जुड़ने तक की भी? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने न्योता दिया, हम आ सके, भोपाल आ सके, आप सबसे मिल सके। बड़ी खुशी हुई, बड़ा संतुष्ट महसूस करता हूँ आज अपने आप को। और आपने जो बात छिड़ी, भाई हम अकेले नहीं रहते, ये वीएफएक्स के पीछे ये एक पूरी फौज रहती है। 300 प्लस आर्टिस्ट रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, सुपरवाइजर्स रहते हैं, प्लानर्स रहते हैं, प्रोडक्शन टीम रहती है। तो ये वन मैन आर्मी तो कह ही नहीं सकते, एक्चुअली इट्स एन आर्मी। एंड दूसरी चीज़, आपने बहुत एक दिल से लगता हुआ प्रश्न पूछ लिया कि भाई इसमें आपकी एंट्री कैसी हुई, कि जब आपने एंट्री की तो क्या था मंजर। सर, ये 2002 की बात है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्लीट किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। करते करते जुरासिक पार्क रिलीज़ हुई थी और ध्यान मुड़ गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से विजुअल इफेक्ट्स की ओर। अभी टेक्निकल फील्ड है, मैंने सोचा ड्रॉप आउट तो नहीं होना है। टेक्निकली नॉलेज इज एवरीथिंग, एनी नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। सो मैंने सोचा टेक्निकल बेस रखते हैं एंड देन आई विल स्लोली फिगर आउट विजुअल इफेक्ट्स। सो मैंने कोर्सेज किए, माया, 3D स्टूडियो मैक्स, आफ्टर इफेक्ट्स। वो टाइम पे तो न्यूक खैर नहीं था, आज है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी सी थी, प्रिमिटिव थी। क्या करें, ये 2002 की बात है। और 2003-2004 से मैंने कोर्सेज करके मैं लिटरली पोर्टफोलियो लेके जाता था स्टूडियोज भी गिने चुने 3-4 बड़े थे। काम करना था तो बेस्ट लोगों के साथ काम करना था। और इत्तेफाकन कहिए, मेरा गुड लक कहिए, आशीर्वाद कहिए, मुझे ऐसे मेंटर्स और सीनियर्स मिले जिन्होंने नॉट ओनली मुझे एक चांस दिया, एक मौका दिया, एंट्री दी, लेकिन आज तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद इस फील्ड में आए, तो अमूमन जब कोई फिल्मों की बात करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि यार मुझे एक्टर बनना है या सिंगर बनना है ना। लेकिन आपके दिमाग में क्या ऐसा कुछ था, या फिल्में सिर्फ इसलिए कि यार मैं इस काम को एंजॉय करता हूँ इसलिए इसमें जाना चाहता हूँ? देखिए, एक्टिंग में तो सर दिलचस्पी थी, अभी भी है। हाँ। लेकिन मैंने सोचा शक्ल भाई अपनी इतनी ऐसी नहीं है कि कोई एक्टर बना दे। और एक्टर बनने में भी खाली शक्ल की आवश्यकता नहीं है, हुनर भी चाहिए। हालांकि विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स में ही एंट्री लेना मेरा एक फोकस, एम जैसे कि कहते हैं वैसे हो गया, और उसको ही मैं परस्यू आगे करता। तो जब आप इंडस्ट्री के अंदर आए तो पहला एक्सपोजर जो था इस काम के साथ वो किस फिल्म में या किस कोई टीवी था, क्या है जो जिसके साथ आप पहली बार मुठभेड़ हुई आपकी? मेरी मुठभेड़ हुई भाई, पहली पिक्चर जो मैं समझूंगा कि बहुत मेरे हिसाब से एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट, वो थी काल। ओके। काल, जिसमें एक विवेक ओबरॉय, जॉन अब्राहम, ये लोग थे, अजय देवगन साहब थे। हाँ। और मुझे अभी भी याद है वो पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे लिए, मैं 9 सीखिया था। हाँ। और सीख भी रहा था, फिसल भी रहा था, मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल, भाई आ जाओ कर दो, कोई नहीं, ऐसी नहीं थी बात। लेकिन बड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत सीखने को मिला और आज भी मिल रहा है। और मेरी पहली टीवीसी टेलीविज़न कमर्शियल थी थम्स अप के लिए। वो ऐसा बिल्ला सीजी में ऊपर आता है आँख की तरफ और वापस हाथों पे जाता है और वो कट होता है। बट आपने बड़ी एक अच्छी बात, और मुझे आज तक याद है, कौन भूल सकता है। पर जब आपने डिसाइड किया, फैमिली का, फ्रेंड्स का, उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि उनके लिए तो शायद ये फील्ड उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी उस समय। जी नहीं, सही बात कह रहे हो कि फैमिली तो सपोर्टिव थी। हाँ। पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मम्मी थी, ग्रैंड मदर थी, सब सपोर्टिव थे।
उन्होंने एक ही कहा था, एक ही सीख दी है आज मुझे, जो याद आती है बार बार लगातार। जो भी करो शिद्दत से करो, ईमानदारी से करो और मेहनत करो। जो फील्ड आप चूज करो वो आज तक ना मैं भूला हूँ ना कभी भूलूंगा। फ्रेंड्स तो खैर इंजीनियर बन के कोई एमएस करने चला गया, कोई बड़ी कंपनी में लग गया, एक सैलरी उनको मिलती थी, मुझे जो भी मिलती थी, लेकिन सुकून था, पहली सैलरी थी, तो भाई गाड़ी निकल पड़ी। और ये जब गाड़ी निकल पड़ी उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस आए, क्योंकि वो फील्ड भी अपने आप को समझ रही थी, मतलब इवॉल्व हो रहा था धीरे धीरे ये सब कुछ, तो उस समय आपके सामने क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस, मैं चैलेंजेस को थोड़ा चेंज करूंगा वर्डिंग, एंड आई विल कॉल इट लर्निंग एक्सपीरियंस रादर। देखिए क्या होता है कि मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड में, पर्टिकुलरली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स जो कहते हैं, गेमिंग भी, आप ग्रो कर रहे हो इंडस्ट्री के साथ। एडवांटेज ये है कि जैसे आप ग्रो कर रहे हो आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है, आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा बढ़ रहा है। इससे बेहतरीन प्रोसेस मैं नहीं समझता कुछ है और हो सकता है। तो उस समय ये जो लर्निंग है आपकी, क्योंकि ये तो फील्ड पर थी जी, ये कोई सिखाने वाले उस तरह के टीचर्स या मेंटर्स भी उस, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं उतना पता था उसके बारे में, वो एक्सपीरियंस क्या था, किस तरह से उस समय की लर्निंग प्रोसेस थी? जी देखिए, मैंने जब कोर्सेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगेन मेरी डेस्टिनी, मेरा लक, आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत थे कि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे इंस्टीट्यूट्स में वगैरह, जिन्होंने नॉट ओनली सिखाया बल्कि जो वो सीखते थे और हमें सिखाते थे, वो भी सीख रहे थे और सिखाते थे। तो ऑटोमेटिकली लर्निंग की वो लैडर चढ़ने का मौका जो मिला, वो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट प्लेस। ऑफ कोर्स टुडे things are different, things are very different. There are universities, there is more skilled technology, there are more better teachers, experienced teachers, industrial experienced teachers, which with the aid of technology, softwares and skill और उनका तजुर्बा, आपको तीन चार चीज़ें साथ में मिल रही है। आज से 20 साल पहले एक एक्सपीरियंस था, लेकिन वी वर डिपेंडेंट ऑन आवर सीनियर्स, एंड टुडे ऑल्सो वी आर। मुझे अगर 20 साल हुए तो मेरे सीनियर्स को ऑलरेडी 40 साल हो चुके हैं ये इंडस्ट्री में, या 30 या 35 साल हुए हैं। तो भाई फॉर्मूला तो वही है। तो अब जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि अब तो बहुत सारा सोशल मीडिया की वजह से भी, फिल्मों की वजह से भी, और वीडियो जो है वो काफ़ी बढ़ गया है पहले से, अब जो लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलोगे कि मतलब किस तरह से अपनी तैयारी करें आने के लिए? सही प्रश्न है ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है आज। एक बड़ी अच्छी बात है इंग्लिश में कि देयर कैन बी लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्राउड एट द बॉटम, बट देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। जो पिरामिड की बात हम करते हैं कि नीचे बेस बहुत बड़ा रहता है, भीड़ भी रहेगी, लेकिन जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे ही आपकी जगह और मजबूत होती जाएगी। सो ये स्किल है, ये एक्सपीरियंस है, काम करते रहना है, अच्छा काम करते रहना है, और जो आज किया अच्छा काम वो कल भूल के कल बेहतर काम करना है आज से। यू आर एज गुड एज योर लास्ट जॉब, जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया आज तक। तो अभी जैसे जब आप YRF में देखते हैं जो नई बच्चे आते हैं या जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो कैसे जज किया जाता है या उनके टैलेंट को कैसे परखा जाता है कि भाई ये व्यक्ति टैलेंटेड है या इसको हम ले सकते हैं या इसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है? देखिए, वी एज अ कंपनी वी बिलीव कि एक्सपीरियंस सब कुछ नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई छात्र जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नौ सीखा है, लेकिन उसमें वो टैलेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक चांस देते हैं 6 महीने का, उसको सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि गहरे पानी में फेंक दो, हम भी छलांग मारते हैं साथ में, ताकि वो तैरना सीखे और हम उनके साथ भी रहें। तो वो जो अपनी शोरील जो लोग आपको भेजते होंगे, वो कैसे भेजते हैं, मतलब क्या क्या बना, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा असाइनमेंट होता नहीं पहले से। करेक्ट। देखिए, एक चीज़ है कि शोरील में क्या दिखाएं, क्या बनाएं, ये हमेशा, मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये बहुत बड़ा डाउट था। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा सब छात्र से कि भाई आप खुली आंखें रख के बाहर जाके देखो, जितना रियलिस्टिक आप बना सको, दिखा सको, एक रेफरेंस लो, वो रेफरेंस को मैच करो। ठीक है, थोड़ा कच्चा रहा, 19-20 रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना आप क्लोज जा सको उतना ही बेटर है।
क्योंकि उससे एक गारंटी मिलती है कि भैया मुझे ये इतना इतना आता है। और जो नहीं आता, हम कहाँ कह रहे कि हमको सब कुछ आता है, हम भी तो सीख ही रहे हैं सब लोग। इट इज़ नेवर अ स्टॉप गेम, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और हम बकायदा उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको प्रोडक्शन शॉट्स पे ट्रेनिंग देते हैं। पर जो जैसे भोपाल है या दूसरे शहर हैं, वहाँ पर एक पेरेंट्स के अंदर ये डाउट होता है कि क्या इस कोर्स में उतना अच्छा करियर है, क्या स्कोप है, क्या इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है यार मुंबई है, बड़ा शहर है, सिर्फ फिल्मों में ही उतना काम है या नहीं है पता नहीं, ऑलरेडी लोग हैं वहाँ। तो ये जो एक डिलेमा है जो छोटे शहर हैं उनके, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चों को तो लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स को एक थोड़ा डाउट रहता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री किस तरह से आगे जा रही है? देखिए, प्रोजेक्टेड फिगर्स अगर हम बात करें, कमर्शियल फिगर्स, तो कह रहे हैं कि 2025 या 26 तक $30 बिलियन ये इंडस्ट्री पहुंचेगी, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो $30 बिलियन सबको मिल रहे हैं। करेक्ट। आर्टिस्ट लेवल पे स्कोप है, नहीं है, ये काउंसलिंग डिपार्टमेंट हमेशा ये उनको पूछा जाता है, हमसे भी पूछा जाता है। मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा, छात्रों को भी वही कहूँगा कि भैया देखो, ये सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्किल बेस्ड है, बराबर। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई आप एकेडमिक्स में सक्सेसफुल नहीं हो, एक्सेल नहीं कर पाते, तो ये कोर्स कर लो आपको जॉब मिल जाएगी। ना ना ना, ये हम एंडोर्स नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं, आपको पहली दिलचस्पी होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स इट। इफ यू लाइक इट, यू विल डू इट, राइट। अगर आपके ऊपर थोपा गया है तो भाई नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। दैट विल बी द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ एनीबॉडीज लाइफ। नेवर दूसरे को देखकर ना दौड़ लगाएं कि हम पहुंच जाएंगे। हाँ। और रही बात ये डिलेमा की, कश्मकश की कि भाई इसमें करियर है, हाँ है, बिल्कुल है, हमें देख लो। और अगर आज है तो हाँ है, कल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। फिल्में तो बनती रहेंगी, कमर्शियल्स तो बनते रहेंगे, गेमिंग तो चलता रहेगा। गेमिंग इज अ ह्यूज इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ। तो ये ऐसी वाली बात है कि स्काई इज द लिमिट, बट यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट। ये आपको कभी भूलना नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ क्रिएटिव फील्ड। यूं कोई नहीं कह सकता आपने कोर्स कर लिया और भैया आपको जॉब मिल गई। आपको दिखाना है, आपको प्रूव करना है अपने काम से, अपने शोरील से, अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, एवरीथिंग, और ईमानदारी से। अब इसके बाद मैं ये समझना चाहूँगा कि जब कोई फिल्म बनती है, फिल्म है 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, और पूरी फिल्म जब बनाई जाती है तो उसमें वीएफएक्स टीम कहाँ से एंटर होती है और कितना इम्पोर्टेंट रोल आप मानते हैं किसी भी बड़ी फिल्म में एक वीएफएक्स टीम का? देखिए साहब, ऐसी बात थी पहले एक ज़माने में कि फिल्म बन चुकी है, एडिट हो चुकी है, और हमारे पास चुनिंदा शॉट्स आ रहे हैं कह के कि भाई ये करना है। आज उल्टा हो गया प्रोसेस। विजुअल इफेक्ट्स को ध्यान में रख के स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, स्टोरीज लिखी जाती हैं, फिर हमारे पास शेयर होती है। स्क्रिप्ट एक बार लॉक हो गई, हम लॉकिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट कहते हैं, तैयार हो गई, पेटी बंद हो गई, हमारे पास आती है, हम उसको छांटते हैं, देखते हैं कि हाँ यहाँ काम हमारा है। फिर क्रिएटिवली प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम आके बैठती है कि यस यहाँ हमें ये चाहिए। फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल एक फाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल लेते बसलन, तो भैया ये फाइट सीक्वेंस में 40 शॉट्स हैं, तो 40 शॉट हम पूरे डिज़ाइन करते हैं एक्शन टीम के साथ, डायरेक्शन टीम के साथ, यूजिंग वर्चुअल प्रोडक्शन, अनरियल। ये पूरा चक्कर होता है एनिमेशन। तो जब आप एक्चुअल शूटिंग स्टेज पे पहुंचते हो तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी कैमरामैन, एक्शन डायरेक्टर और डायरेक्टर और इवन प्रोड्यूसर, उनको पता है कि ये शॉट यूं लेना है अपने को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग आप एनिमेटेड फिल्म तो पहले ही बना लेते हैं। जी, एक स्केलेटन, कच्चा ढांचा आपका बन जाता है। उसके बाद फिर फिल्म जाती है शूट पर, यानी एक्टर को, जो भी एक्टर होगा, आप उसे दिखा देते होंगे कि ये आपका सीन है सर, तो उसे भी पता होता है कि फिल्म क्या दिखने वाली है। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें एक चीज़, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग जो है
जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग फिल्म मेकिंग की बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनके साथ कितना चैलेंज रहता है? वो तो बोलते होंगे मैं वहाँ जाके सोचूंगा। जैसे हमने सुना कुछ डायरेक्टर हैं जो सेट पर जाकर ही सोचते हैं कि यार मुझे सीन में क्या करना है। तो ऐसे डायरेक्टर्स जब आपके साथ आते होंगे तो वो किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? भाई सर ऐसा है कि वैसे डायरेक्टर्स हैं ओल्ड स्कूल जिसे कहते हैं, बट ओवर टाइम दे आर ऑल्सो चेंजिंग, दे आर ट्राइंग टू चेंज। या तो दे में हैव असिस्टेंट्स हु आर younger, who are more prone to this, understanding to this, तो वो समझ जाते हैं और वो समझाते हैं। बट ये जो एक सिलसिला चला था कि भाई सेट पे आके ही मैं डिज़ाइन करूँगा, ये सब मेरे दिमाग में है, वो धीरे धीरे घट रहा है। स्टोरी बोर्डिंग होती है, प्री विजुअलाइजेशन जैसे मैंने कहा, इसको प्रीवियस बोलते हैं हम लोग, जो अनरियल और वर्चुअल प्रोडक्शन में करते हैं, वो होता है। तो थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट, क्योंकि दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, वो भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि भाई इससे हमको ही सहूलियत है, दिस इज बेनिफिशियल टू अस, सो व्हाई नॉट। फिल्मों के अलावा मान लीजिए मैंने कोर्स कर लिया, मैं ठीक ठाक भी हूँ, काम कर लेता हूँ, फिल्मों में या उस तरह के प्रोडक्शन हाउसेज में अभी जगह, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में मुझे जगह नहीं मिल रही है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मतलब क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए या कुछ और जगह बचती है मेरे जैसे लोगों की? देखिए, हार मानना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ सब छात्रों को कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो चलिए एक फिलोसॉफिकल बात होगी। प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। अगर आपने ये मंजर पर हार मान ली तो समझिए खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, उनको ब्रेक नहीं मिलती, ये ऑफ कोर्स ये होता है। लेकिन जब तक आपके पास टाइम है, आपके पास सिस्टम्स तो आज सबके पास रहती है, लैपटॉप रहता है, लैपटॉप भी आजकल बहुत अच्छे हो गए, वेरी एडवांस्ड दैट यू कैन रन अ सॉफ्टवेयर। करते रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो। अच्छे वालों को काम हमेशा मिलता है, अच्छा काम करने वालों को हमेशा काम मिलता है। तो फिल्म के अलावा टीवीसी है, टीवीसीज है। सी देखिए, पहले मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, ये विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन टीवीसी से ही शुरुआत हुई थी, या एजुकेशनल प्रोग्राम से शुरुआत हुई थी। 2D एनिमेशन, सेल एनिमेशन है, फिर आया 3D एनिमेशन, वो साबुन आके साबुन पूरा बन जाता है और स्क्रीन पे आता है, दैट वाज ऑल टीवीसीज। फिल्मों में फिर टाइटलिंग शुरुआत हुई, वहाँ से चक्कर चला आगे, फिर तो पहिया घूमता ही रहा। पर हम देखते हैं जैसे मुझे याद आ गया, आप कह रहे थे तो हम देखते एक सीरियल आता है, मतलब कई सीरियल हैं, उसमें से एक दो हैं इसमें नागिन है, तो उसमें आर्टिस्ट जो है वो नाग बन जा रहा है, कहीं नेवला बन जा रहा है। काम करने वाले को तो बुरा ही लगता होगा कि यार चलो अब कर रहा हूँ तो ठीक है, पर वेल मैं देखिए साहब, किसी के काम के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन एक देखिए एक चीज़ है, एक काम करने के लिए अपने पास एक तो हुनर चाहिए, हाँ, और दूसरा वक्त। हाँ, अगर ये दोनों की कमी हाँ, हुई, और बजट भी तो इशू रहता है, लेकिन ये मेन ये है कि क्रिएटिव आपको स्किल्स चाहिए और आपको टाइम चाहिए, वक्त चाहिए करने को। तो इसमें से कहीं भी वो पहिया आगे पीछे हुआ ना तो फिर तो गाड़ी डगमगाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत ही बुरे, मतलब उन्हें देखकर बड़ा डर सा लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं ये। देखिए, टेलीविजन के मामले में आप ऐसा कहते हैं कि कभी वक्त नहीं होता, हाँ, शूट होता है, एडिट होता है, और वो उनको साथ ही करना पड़ता है, हाँ, कल भेजना है, वॉट एवर इट इज। तो मैं यही कहूँगा कि भाई प्लानिंग हो जाए कि भाई पहले से 6 महीना पहले शूट कर लें, जो आपके की सीक्वेंसेस है उनको छांट के आप पहले काम शुरू कर दें, शायद बेटर हो सकता है। क्यों नहीं। तो आपने इतनी सारी फिल्मों पर काम किया है, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि यार ये हमने सीन प्लान कर लिया है, ये हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब आपने रियल प्रोडक्ट या आउटपुट जब आया तो वो नहीं था जो आपने सोचा? जी, ऐसा हुआ, और क्या कारण रहते हैं ये सब होने के? सही, अच्छा सवाल पूछा आपने। ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इतने स्टेजेस रहते हैं इन बिटवीन, जिसको इंटरमीडिएट स्टेजेस हम कहते हैं। तो बीच में से वाइल यू आर 30, 40, 50% ऑल्सो कि 60% परसेंटेज वाइज पता चल रहा है कि भाई ये थोड़ा हटके हो रहा है, तो थोड़ा रीसेट करें उसको, पीछे आ जाए।
और वापस से या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करे और आगे बढ़े। क्योंकि बड़ी डरावनी चीज़ ये है कि आप 100% तक पहुंच जाओ और फिर पता चले कि अरे भाई ये तो वो है ही प्रॉब्लम नहीं हो जो गई, हम ये चाहते थे। मिस्टेक नहीं, ये कुछ हटके हो गया है। हाँ। देखिए कभी कभार क्रिएटिव जो हमको मिलती है इनपुट टीम से, वो भी कभी कभी चेंज होती है, हम्म। तब दिक्कत होती है। हम्म। बट खैर ये बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। बट जब हम काम करते हैं तो देयर आर स्टेजेस, तभी पता चल जाता है कि नहीं क्या नहीं, कोई ऐसा कोई अगर आपको याद आए तो क्या कोई ऐसी चीज जो आपको जब हुई तब तो लगा कि गड़बड़ हो गई लेकिन लोगों ने बहुत पसंद कर लिया उसे, या नहीं, कोई आपका नहीं किसी और का कोई एग्जाम्पल कि ये वैसे तो गलत था लेकिन ये क्योंकि अच्छा हो गया तो अब चल गया? भाई देखिए सर, क्रिएटिविटी में गलत और सही का जो परसेप्शन है, मेरा अलग है, आपका अलग है, जनता जनार्दन का अलग है। तो इसमें कहाँ हम क्रॉस मार्क और कहाँ टिक मार्क लगाएं कि भाई ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। बट देखिए कभी कभार पिक्चर ने, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दूसरी तरीके से ये सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभार ऐसा हुआ है कि पिक्चर में हमारा वीएफएक्स काम बहुत अच्छा है, सबने बहुत शाबाश शाबाश किया, लेकिन वो पिक्चर कमर्शियली इतनी नहीं चली जितनी की चलनी चाहिए या एक्सपेक्टेशन थी। बुरा लगता है लेकिन काम तो हमारा अच्छा हुआ है। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट बुरा लगता है कि भाई ये पिक्चर चलनी चाहिए थी। तो ये कभी कभार हुआ है। एक चीज हम और देख रहे हैं कई बार कई एक्टर्स के साथ हो रहा है कि उनकी एज कम कर दी जाती है। वो क्या टेक्निक है और वो क्या वो ज़्यादा मुश्किल होता है? जैसे शाहरुख खान साहब की एक फिल्म थी ज़ीरो, जिसमें उन्होंने उनकी हाइट भी कम थी, फिर वो एज भी उनकी दिखाई गई जी। आमिर खान साहब के साथ भी हुआ है, मेरे ख्याल से सलमान खान के साथ भी फिल्म भारत में ऐसा किया गया था। तो एक्टर्स की एज जो है, या रणबीर कपूर के साथ जो अभी एनिमल में भी उनकी यंगर एज से फिर दिखा रहे हैं, तो ये क्या ज़्यादा मुश्किल होता है या बड़ा सिंपल है कि भाई आप कुछ चीज़ें कर दें फिक्स और उसके बाद चल जाए? देखिए सर, ये ऐसी वाली बात है कि हर काम उतना ही मुश्किल है और उतना ही आसान है। हाँ। हालांकि पर्टिकुलरली अगर ये चीज़ हम देखें तो ये एक स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली। ये ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि भाई एक्टर्स को हमेशा ये करते रहो, बट स्क्रिप्ट, आपने जो प्रोजेक्ट्स या पिक्चर्स का जो जिक्र किया, उसमें स्टोरी और स्क्रिप्ट की वो डिमांड थी कि भाई हमें फ्लैशबैक में दिखाना है या एक ऐसा कैरेक्टर दिखाना है को रूबरू अपने जैसा हो। अभी फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं और मुझे दिखाना है कि मैं बचपन का घूम के चल के यहाँ आ रहा हूँ, तो शायद मुझे ही शूट करके मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े, या तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढूं, बच्चा ढूंढूं जो रूबरू मेरे जैसा हूबहू दिखता है, जो शायद मुश्किल हो, नामुमकिन भी हो। तो वहाँ पे ये हमारी टेक्नोलॉजी आती है। तो ये भी उस वीएफएक्स के जोन का ही काम है। और ये क्या ये मुश्किल होता है ज़्यादा? क्योंकि ट्रिकी रहता है। देखिए आप आफ्टर ऑल आप फीचर्स से खेल रहे हैं। हाँ। किसी एक्टर को, ऐसी व्यक्ति जिसको पूरी जनता लाइक करती है, प्यार करती है, आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो एक जिम्मेदारी की तो बात है वहाँ पे, डेफिनेटली। हॉलीवुड से अगर मैं कंपेयर करूँ अभी हमारा काम, कहाँ है हम और क्या हम आसपास पहुँच गए हैं उनके? या नहीं, हम आसपास नहीं सर, मैं तो कहूँगा आगे पीछे की बात छोड़िए, लेकिन कदम से कदम तो मिला पा रहे हैं। सी, टेक्नोलॉजी इज द सेम, skill set is the same, it is the demand, it is the demand of the story and the script that is controlling all this. And like I said, the time, the cost and the skill, ये जो एक ट्राइंगल TCQ कहते हैं हम उनको, टाइम, स्किल एंड क्वालिटी। पर जैसा वहाँ के बारे में जो हम सुनते हैं कि वहाँ ज़्यादा प्रोसेस ड्रिवन है फिल्म मेकिंग, हमारे यहाँ शायद उतना ज़्यादा अभी प्रोसेस ड्रिवन नहीं हो पाई है, या वो उतना सिस्टमेटिक नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी क्रिएटिविटी और उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियसली हम लोग शायद ज़्यादा सोचते होंगे। तो क्या ये इसकी वजह से भी अभी हम थोड़ा, क्योंकि हम उनकी फिल्में देखते हैं, कहीं ना कहीं जब हम अपनी फिल्में देखते हैं, अपना काम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो आता है। और हम अभी हमें लगता, ऑडियंस की जो एक ओवरऑल एक जो फीडबैक आता है वो ये आता है कि यार अभी वो बात बन नहीं पाई।
तो वो बात क्या इस वजह से नहीं बन पा रही कि शायद वो फिल्म मेकिंग अभी हमारे यहाँ उतनी सिस्टमेटिक नहीं है? और फिल्म मेकिंग सर इज़ वेरी सिस्टमेटिक, एंड जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दौर में, आज के ज़माने में लिटरली स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं विजुअल इफेक्ट्स को रख के दिमाग में। सो प्लानिंग वहाँ से शुरू हो गई आपकी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ प्लान्ड सिस्टम प्रोसेस। और जब हमारे पास काम आता है फ्लोर पे, तब तो सर पूरा प्लान रहता ही है। वो इधर का उधर, उधर का इधर भी हो जाए, फिर भी वो कंट्रोल्ड है। कॉस्ट वाइज क्या बहुत ज़्यादा अंतर आता है? वैसे मैं एक अक्षय कुमार साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उनसे किसी ने पूछा कि यार टॉम क्रूज जिस तरह के स्टंट करते हैं आप क्यों नहीं कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि जितना में एक इनका स्टंट हुआ उतने में मेरी फिल्म बन जाएगी पूरी। तो क्या कॉस्ट का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? देखिए, हो सकता है, and after all they are dealing in dollars, we are dealing in rupees. Yes, See, yes, that right. difference, That is that yeah. financial commercial difference is Yeah, there, let's yes. admit it. दूसरी चीज, yes, उनके पास बजट्स रहते हैं, लेकिन आजकल अपने पास भी बजट्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते। तो भाई, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि हम कदम से कदम मिला रहे हैं, क्योंकि लॉट ऑफ फॉरेन क्रूज आर कमिंग हियर एंड वर्किंग विद अस, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग विद देम। सी, ऐसा नहीं कि हम उनको न्योता दे के बुला रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं उनके लिए, हम भी कर रहे हैं उनके लिए। सो देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, क्वालिटी, बजट्स, यस, ये है बात। बट दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग। एनिमेशन फिल्म्स जो हैं वो बाहर दूसरे देशों में बहुत चलती हैं, और बहुत, हमारे यहाँ अभी उतना ज़्यादा एनिमेशन फिल्म्स को लेकर कुछ फिल्में बनी हैं, अच्छी बनी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा क्रेज़ या उतनी ज़्यादा डिमांड हमें नहीं दिखती है। इन फ्यूचर आप देखते हैं एनिमेशन फिल्मों का फ्यूचर इंडिया के अंदर? देखिए, जैसे हम एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं बच्चे। कौन जाके देखेगा? तो बच्चे। एक उम्र तक बच्चा अकेला जाके देख सकता है थिएटर में फिल्में, हालांकि अगर कम उम्र हो तो पेरेंट्स को या किसी गार्डियन को साथ जाना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली you have one more person or two more people watching the film. बट अगर आप नॉर्मल फीचर फिल्म को देखें तो उसकी ऑडियंस ऑलरेडी वास्ट है। क्वालिटी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू टू मेक अ गुड एनिमेटेड फीचर। वी हैव इनफैक्ट आवर कोर टीम हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन 2 बिग एनिमेटेड फीचर्स ऑलरेडी, जिसमें काफ़ी सराहना हुई, इंटरनेशनल लेवल पे सराहना हुई। बट ऐसा पता चला बाद में एक्सपीरियंस से कि भाई इतनी ऑडियंस फ्रेंडली नहीं है एक एनिमेटेड फीचर को एक्सेप्ट करने के लिए। शायद टुमारो थिंग्स विल बी डिफरेंट। नई पीढ़ी तो आ रही है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वो एंटर कर रहे हैं, तो शायद व्हाई नॉट। इसके साथ ही जो जुड़ा हुआ पहलू है गेमिंग का। जी, गेमिंग तो सब लोग क्रेजी हैं गेमिंग के लिए, तो हर दिन मतलब लोग जुड़ते ही जा रहे हैं उससे। उस फील्ड को आप कैसे देखते हैं? क्या नए इनोवेशंस इंतज़ार कर रहे हैं हमारा? सर, एक ज़माने में मैं भी एक गेमर था, मतलब गेम खेलता था। हाँ, गेमर तो खैर कई उसके पहलू निकल सकते हैं। गेम्स खेलता था, अभी नहीं खेलता, लेकिन गेमिंग एक बहुत बड़ी एक संस्था ही कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड द मार्केट इज ह्यूज। अभी इसमें एक सही सवाल है ये, इसमें आप अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देर आर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनको बहुत इंटरेस्ट है गेमिंग में, उसका इंजन डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, रियल टाइम रेंडरिंग, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में, सब कुछ। इट्स वास्ट, इट्स ह्यूज। सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ सबसेट। ये एक अलग करियर है और एक अलग प्रोसेस है और रहेगा इन द फ्यूचर टू कम। बिकॉज आज की पीढ़ी जो हम जैसे स्लेट्स पे लिखते थे, काम करते थे, आज टैबलेट्स आ गए हैं, आज स्मार्टफोन्स आ गए हैं। छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन्स यूज़ करना आराम से कर पाते हैं, जो शायद हम कॉलेज या उसके बाद हमें एक्सपोजर मिला। तो दे आर ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली अवेयर, दे आर सैवी। सो गेमिंग ऑल्सो, और छोटी गेम आप लूडो ले लीजिए, स्नेक्स एंड लैडर्स ले लीजिए, वहाँ से शुरुआत करके बहुत और बड़ी बड़ी गेम्स हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत सारी, मैं क्या कौन से नाम लूँ या कौन से ना लूँ। सो इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज। जो लोग आप, क्योंकि आप
एक तरह से उन बच्चों से भी डील करते हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब कि बिना डरे किस तरह से अप्रोच करें और क्या उनका तरीका होना चाहिए इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए? पहले तो अपने काम से, अपने जो चुने हुए प्रोफेशन से प्यार करें, उसमें विश्वास हो आपका. यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. जब तक आपका विश्वास नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे. आप घुटन सी महसूस होगी आपको. ये एक पहली बात है मेरे हिसाब से. दूसरी, जो भी आपने सीखा है, सीखना कभी बंद मत कीजिए. सीखते रहो, करते रहो, चलते रहो. मुड़ के वापस मत देखो, पीछे मत देखो, आगे देखो. और लास्ट, जितना अच्छा काम करोगे उतनी आपकी डिमांड रहेगी. सप्लाई डिमांड का ये जो चक्कर है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम है तो कई बार अनएम्प्लॉयमेंट आती है, रोज़गार नहीं होता. लेकिन अगर आपका काम बहुत ही अच्छा है, ऑटोमेटिकली सप्लाई छोड़िए, आपके लिए जनरेट होगी वो पोजीशन. जो मैंने देखा है. और ऐसा नहीं कि किसी की दूसरे की नौकरी छीन के आपको मिल रही है. एक अलग पोजीशन लिटरली जनरेट हुई है. लेकिन आपको काम करते रहना है सर. कभी कभी मत सोचिए कि हार मत मानिए. ये नहीं है, करेक्ट नहीं है. आपका, आपके लिए, मतलब आपके हिसाब से आपने बहुत सारा काम किया, आपका कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि यार ये जब मैंने ये किया तो मुझे लगा कि यस मैंने कुछ कर लिया है? देखिए, वैसे तो हर प्रोजेक्ट है. यस. हर प्रोजेक्ट अपने बच्चे रहते हैं, कोई पराया बच्चा नहीं है. और हर प्रोजेक्ट में खुशी मिली है, एक सुकून की नींद मिली है रात को. संतुष्ट हुए. लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज जो बेस्ट काम किया, कल आज से भी बेस्ट करना है. तो नैया उस पार हुई नहीं है. नैया अभी गहरे पानी में है और रहेगी. पानी ऊपर जाता रहेगा, नीचे आता रहेगा, लेकिन नैया रहेगी, डूबेगी नहीं, चलती रहेगी. पैडल मारते रहेंगे. पर कोई फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको लगा यार ये जब किया था तो थोड़ा सुकून मिल गया था कि यार मैं उस लेवल पर सीख गया, मैं कुछ तो सीख गया? वेल, ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा हर प्रोजेक्ट मिले समांतर है, लेकिन एक मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था. मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं थी, यूएस में, न्यूयॉर्क में थी, और उन्होंने न्यूयॉर्क के थिएटर में जाके मेरा नाम देखा था और उनको बड़ी खुशी हुई थी. तब मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई वाह, कुछ ऐसा कर दिया कि भाई, हालांकि 10-15 मिनट रुकना पड़ा उनको, हमारे नाम आते आते जरा टाइम लगता है कभी कभार, और तब तो हम बहुत जूनियर थे. और लेकिन वहाँ पे भी वो हमारा नाम देख पाई, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी. तो नाम की आपने जिक्र किया, तो क्या ये होना चाहिए कि अब वीएफएक्स टीम का नाम भी क्रेडिट्स में थोड़ा सा ऊपर आए, पहले दिखाई दे? धीरे धीरे सरक रहा है ऊपर. गाड़ी सरक रही है. बट या व्हाई नॉट. या तो ऐसा हो सकता है भाई, ऊपर ना है तो साथ में तो रह, हम साथ हैं तो साथ रह सकते हैं. श्योर, व्हाई नॉट. तो मतलब इंडस्ट्री के अंदर एक, जब आप जाते होंगे फिल्म के ट्रायल्स पर या फिल्म में या उस मीटिंग्स में जाते होंगे या उन पार्टीज़ में जाते होंगे, तब क्या ऐसा होता है कि यार ये तो टेक्निकल लोग हैं, क्योंकि एक तरीके से आप टेक्निकल हैं पर ऑब्वियसली आपका पार्ट भी उतना ही क्रिएटिव है जितना बाकी फिल्म मेकर्स या बाकी लोग जो उसके अंदर जुड़े हुए हैं. तो क्या वो डिफरेंस आपको लगता है मिलते जुलते, या फिर सब एक हो गए, एक्सेप्ट कर लिया है? भाई वो एक फैमिली बन जाती है. जब हम पिक्चर की शूट पे भी रहते हैं, मौजूद रहते हैं, हर सीन शॉट में नहीं, लेकिन जहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स का काम रहता है तो हमारे सुपरवाइजर्स बाकायदा वहाँ पे टीम के साथ रहते हैं. तो ऑलरेडी जान पहचान तो सबके साथ रहती है. इवन एक्टर्स, स्टार्स के साथ भी इंटरेक्शन होती है. वो भी बड़े इंटरेस्टिंगली समझते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, काम अच्छा निकलता है. सबके लिए वो बेनिफिशियल तो है. और जैसे पार्टी का आपने जिक्र किया, नहीं टेक्निकल लोग, लेकिन टेक्निकल लोग ऑल्सो दे आर रिस्पेक्टेड टेक्निकल पीपल, एवरीबडी. सी, फिल्म मेकिंग आफ्टर ऑल एंड पोस्ट प्रोडक्शन इज अ टीम वर्क. आज आपने हमें न्योता दिया है, लेकिन एक्चुअली एक बहुत बड़ी टीम है, एक फौज है, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था. तो भाई दिस इज ऑल अबाउट टीम वर्क. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन. ऑफ कोर्स एक मोती जुड़ के ही माला बनती है, वो अलग बात है. लेकिन हाँ, ये इट्स अ टीम एफर्ट एंड इट्स फन वर्किंग विद एवरीबडी. एवरीबडी नोज यू, लाफ्स विद यू, टॉक्स विद यू.
क्योंकि शुरू में तो ऐसा रहता होगा कि अच्छा ये कुछ नया कुछ आया है या नए लोग आए हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अब तो क्योंकि मतलब इतनी कुछ फिल्में तो हम देखते हैं, वो तो ऐसा लगता है कि अगर वीएफएक्स ना होता तो शायद ये फिल्म ही ना होती। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। तो अब इतना बड़ा पार्ट जब आप एक फिल्म के अंदर प्ले कर रहे हैं, कोई एक टेक्नोलॉजी इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रही है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी है और लोग उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। चाहे वो बाहुबली हो या कोई और फिल्म हो, चाहे वो आदि पुरुष हो, हिट फ्लॉप एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह का काम उसके अंदर वीएफएक्स का हुआ है, तो बहुत हैवी वीएफएक्स का काम उसके अंदर हुआ है। आज हम जवान, पठान ये फिल्में देखते हैं और जब सीन्स आते हैं लोग क्लैपिंग करते हैं, तो क्योंकि वो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है, क्या ऑडियंस को, जो क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो शूटिंग की चीज़ें हैं या जो क्लिप्स हैं, बीटीएस है, वो सब एक आ जाता है सोशल मीडिया पर। राइट। क्या इस बात का डर रहता है कि इस सीन का बीटीएस अगर लोग देख लेंगे तो शायद उससे उतना कनेक्ट नहीं करेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि बीटीएस जैसे बिहाइंड द सीन्स वाली, यस, बकायदा एक फोटोग्राफर भी सेट पे तो रहता ही है जो बिहाइंड द सीन्स रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ, फॉर योर रेफरेंस और वॉट एवर रीजन। यस, एवरी प्रोजेक्ट ऑडियंस के हिसाब से आज एक उत्सुकता तो है कि भैया ये फिल्में बनती कैसे हैं। और मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से, अल्टीमेटली अगर आप थोड़े बिहाइंड द सीन दिखा भी दो तो बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी उनको तो और सराहना करने का मौका मिले। तो उन्हें शायद ऐसा उनको, मतलब हाँ, कि भाई सलमान शाहरुख का सीन था, हमने फिल्म में देखा, हमें लगा वाह यार क्या सलमान ने जंप लगाई, लेकिन जब पता चला अरे तो वीएफएक्स था, तो क्या ये खतरा रहता है कि लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे या कहेंगे अरे यार सब फिक्स आई है? डोंट थिंक सो। देखिए, फ्रॉम आवर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू तो ये तो हमारा काम है, और उनके स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से द फैंस, द ऑडियंस इज माय बाप। सो नो, मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना सोचने का मौका भी मिलता है। जब फिल्म आप देखते हैं 1-2 घंटे की, 2.25 घंटे की, तो हाँ नहीं फिल्म तब तो, नहीं, मतलब लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि यार वीएफएक्स यूज हो रहे हैं, तो क्या ये एक इमोशनल डिस्कनेक्ट का आई डोंट थिंक सो, नहीं रहता? अभी आजकल वीएफएक्स टीम के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा हॉट पॉइंट क्या चल रहा है? बहुत सारे हैं सर, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई बिलीव एंड वर्चुअल प्रोडक्शन आर द 2 बिगेस्ट टॉपिक्स। तो क्या इससे डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा डीप डाइविंग, मतलब अंदर थोड़ा घुसना चाहिए, जस्ट टू फिगर आउट कि भाई ये चीज़ें ऑलरेडी वी आर इन इट, वी आर यूजिंग इट, वी आर एक्सप्लोरिंग इट, हम उसको और अच्छा बेहतर कर रहे हैं, और कैसे अपनी ही हेल्प हो, अपने ही सपोर्ट में ये मिले। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। दिस इज़ लाइक अ टूल। अभी आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आपने दूसरी गाड़ी चला ली जो फास्टर है, तो आप डेस्टिनेशन ए से बी जल्दी पहुंच जाओगे। ये वही वाली बात है। क्रिएटिविटी तो आई डोंट थिंक कोई भगवान की देन जो हम हैं ह्यूमन बीइंग से कोई मिटा सके, बट एआई इज डेफिनेटली a big buzz. Machine learning is a big buzz, and virtual production also, because these are great tools. These are the future, actually, really the future. और इस फ्यूचर के साथ हम अपने AVGC के फ्यूचर पर पहुंचेंगे। जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं जी, तो क्या साइट पर जाकर मेल करें, क्या करें, वो आप थोड़ा सा बताएं। देयर आर सेवरल वेज। मेरा शुभ नाम दीपल दास है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। यू कैन डेफिनेटली सेंड मी अ मैसेज एंड ट्रस्ट मी, अभी के अभी नहीं तो थोड़े पलों में मैं रिस्पॉन्ड तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि भूलिएगा मत कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ, सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। नॉलेज, शेयरिंग नॉलेज इज़ ऑल्सो अ बिग लर्निंग। राइट, इट्स नॉट ईजी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना है, किसी का हाथ पांव खींच के नहीं चलना है। ये वैसी फील्ड, कोई भी फील्ड मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से नहीं है ऐसी, और चलना होना भी नहीं चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए। बट यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो आप कीजिए सर से मुलाकात, भेजिए मैसेज, जो आप काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम आप कर रहे हैं, वो सर के साथ आप सोशल मीडिया पर जाकर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि स्किल टॉक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि सर ने कहा
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे और नई चीज़ें अचीव करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।